ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो पोजीशन के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यदि कोई पार्टिकल किसी एक लोकेशन पर है किसी प्लेन में, खास करके हम बात कर रहे हैं 90% केसेस में एक्स वाई प्लेन में, मतलब कोई एक प्लेन होगा और यदि वो स्पेस में है तो एक्स वाई जेड तीनों हम लेंगे। ठीक है, तो इन जनरल जो हम लोग बातें किए थे कल वो था एक प्लेन का, यानी एक्स वाई प्लेन में। तो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का उसके ऑरिजिन से जो पोजीशन होगा वो एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, जो कि उससे स्ट्रेट डिस्टेंस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और वो पॉइंट पर जो एरो बनेगा वो उसका डायरेक्शन होगा। तो जो हम लोग यहाँ पर सिंपली जो कल हम लोग किए थे वो ये पॉइंट मान लीजिए P है और उसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, और कल पूछे थे ये सब चीज़ें आप लोग को एकदम याद होनी चाहिए, समझे। इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। x और y, ठीक, तो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से उस पॉइंट को हम यहाँ ऐसे मिलाएंगे तो ये वेक्टर होगा। मान लेते हैं इसको हम r वेक्टर, r1 वेक्टर बोले थे। तो मान लीजिए r1 वेक्टर डिफाइन कैसे होगा, चूंकि r1 वेक्टर है तो इक्वल टू के इस साइड भी क्या होना चाहिए, वेक्टर। तो पहले आएगा एक्स आई कैप, ये मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर, प्लस वाई जे कैप, मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर लिए। अब पोजीशन में चेंज आने से हमें क्या मिलता है, पोजीशन में चेंज आने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसको यदि 1 कर ले तो यहाँ 1 कर देंगे, तो ये हो गया x2, y2। तो यहाँ पर पोजीशन यानी r2 हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, r2 इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये r2 वेक्टर होगा, कल हम लोग डिस्कस किए थे ये। तो r2 बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगा ऐसे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि डेल्टा r रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, और जो कैसे मिलेगा, r2 माइनस r1 से मिलेगा, और r2 माइनस r1 करेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये हमारा डेल्टा r वेक्टर बनेगा और यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। समझ गए थे ये। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, एक छोटा ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम A दे रहे हैं और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है। ठीक है, एक पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट -2,3 हो सकता है ना। एक पॉइंट मान लीजिए C है और इसका कोऑर्डिनेट -2, -3 हो सकता है, और एक पॉइंट हमारा D है और इसका कोऑर्डिनेट 2, -3 हो सकता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट आर ए वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी ए जो हम ले रहे हैं ना उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर ए। मतलब ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर ए, और साथ ही साथ इसका यूनिट वेक्टर एंड आर ए कैप। आर ए कैप मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर, चूंकि आर कैप लिखा हुआ है तो यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ, किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, यूनिट डायरेक्शन ऑफ ए। यदि ये आर ए वैक्टर है तो ये जो लेंथ होगा, ये ऑरिजिन है O, तो O से A का जो लेंथ होगा वो आर ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, यानी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो हम यदि लिखना चाहें OA तो ये होगा मॉड ऑफ आर ए वैक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आप आर ए वैक्टर बताइए और साथ साथ आर ए वैक्टर का कैप बताइए। दूसरा, आपको आर बी वैक्टर बताना है एंड आर बी वैक्टर का कैप बताना है। थर्ड, आपको आर सी वैक्टर बताना है एंड आर सी वैक्टर का कैप बताना है। 4 नंबर, आर डी वैक्टर बताना है एंड आर डी वैक्टर का कैप बताना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए। अभी आप लिखना नहीं है, हम सब बताएंगे आपको। ये चीज़ क्लियर है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कल के क्लास में। तो हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं और यहाँ से निकालते हैं पहले आर ए वैक्टर।
आर ए वेक्टर क्या होगा और आर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो आप हमको एक चीज सबसे पहले ये बताइए कि आर ए वेक्टर हमको लिखना है, आर ए वेक्टर, तो आर ए वेक्टर क्या, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था उसका, तो आर ए वेक्टर के लिए एक्स कितना होगा 2 आई कैप और वाई कितना होगा 3 जे कैप, तो ये आर ए वेक्टर बन गया। ठीक है, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देख के हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, कह सकते हैं ना, आपको कल बताए थे यदि आई कैप भी पॉजिटिव है और जे कैप भी पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर और वाई कितना है 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर आ गया 4 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, सॉरी रूट अंडर 13 हो गया, होगा ये, तो रूट अंडर 13 आर ए आया, आर ए वेक्टर का मॉड। अब हमको पता है कि यदि कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये रिलेशन आपको याद आ रहा है जब हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में पढ़े थे, क्या था, एक वेक्टर है तो वेक्टर के इक्वल साइड में यानी कि वेक्टर के इक्वल के लेफ्ट साइड में एक वेक्टर है, तो इक्वल टू के राइट साइड में भी वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर होना चाहिए, तो वेक्टर दो चीज से बना है, वेक्टर किन दो चीजों से बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन हो गया उसका। क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है, और 1 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए 1 को हम -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना होगा वैल्यू, 1 इंटू -10 कितना होगा, -10 होगा, 1 इंटू -26 बराबर कितना होगा। इसका मतलब ये है कि यदि 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर हो जाएगा, इसीलिए यहां पर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, समझ पाए। और ये क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर डिफाइंड होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से, तो इक्वल के इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसका डायरेक्शन हो गया, दोनों मिलकर क्या बन गए, वेक्टर। अब हमको यहां आर ए कैप निकालना है, देखिए हमें क्या निकालना है, आर ए कैप निकालना है, तो हम यहां से आर ए कैप कैसे निकालेंगे, आर ए कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवीजन में आर ए वेक्टर और उसका मॉड। तो आर ए वेक्टर कितना है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और डिवाइड किससे करेंगे, उसके अंडर रूट 13 से करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 बाई रूट अंडर 13 आई कैप प्लस 3 बाई रूट अंडर 13 जे कैप, ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर ए कैप रिप्रेजेंट करेगा, होगा ऐसा। और आप क्रॉस चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं कि जो ये यूनिट वेक्टर है वो कितना है, 2 बाई रूट अंडर 13 आई कैप प्लस 3 बाई रूट अंडर 13 जे कैप। तो यदि इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो फिर उतना ही होगा, 1 करके देखिएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर के टर्म में डिफाइन हो गया। डायरेक्शन यदि आप पता करना चाहेंगे आर ए कैप का डायरेक्शन क्या होगा, तो आर ए कैप का डायरेक्शन ये होगा, मैंने डॉटेड इसलिए दिखाया है क्योंकि वो उसके पास मैग्नीट्यूड उतना लंबा नहीं, इतना बड़ा मैग्नीट्यूड उसका है नहीं, सिर्फ उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा किए। तो ये आर ए कैप जो है वो किसके डायरेक्शन में, वेक्टर, बोलिए, आर ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही आर ए कैप लिया हुआ है। उसी तरह अब यदि हमको निकालना है ये, तो ये होगा वेक्टर आर बी, तो आर बी का ये डायरेक्शन है, और यदि हमको उसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो
OB क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब OB इज इक्वल टू मॉड ऑफ RB वैक्टर, जैसे यहां OA बराबर मॉड ऑफ RA वैक्टर था। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ये लेंथ। अब हम बात करते हैं कि ये RB वैक्टर कैसे निकलेगा। सिमिलरली उसी तरह, तो जैसे RB वैक्टर के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, RB वैक्टर बराबर क्या होगा, RB वैक्टर मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहां x देखना पड़ेगा कितना है, तो यहां -2 आई कैप और +3 जे कैप RB वैक्टर बना। और आपको इसको देख के ही लग रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। ठीक है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, कहां माइनस आई कैप, क्या i नेगेटिव, तो -2 आई कैप तो लिखा ही नहीं। ठीक है, आइए, तो यहां RB बराबर -2 आई कैप +3 जे कैप। अब हमको निकालना है RB वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर क्या होगा, x कंपोनेंट। तो यहां पर x कंपोनेंट कितना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करते हैं, या फिर आप x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो यहां -2 आई कैप में मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ 2 है या -2 है, और माइनस क्या है, वेरी गुड, माइनस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। आप देखे हैं, आप कभी ऐसा सुने हैं कि -3 kg चीनी लिया आज मैंने, -3 kg चीनी कहाँ आप ले पाए हैं आज तक, -2 लीटर दूध लिए हैं। तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आपको जो यहाँ -2 आई कैप दिख रहा है, ये बेसिकली कैसे अरेंज्ड है, ये इस तरह से अरेंज किया हुआ है, 2 आई कैप और +3 जे कैप। तो -आई कैप मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये x डैश है, तो इसी को हम -आई कैप लेते हैं। और इधर यदि हमारा x एक्सिस है तो यहाँ आई कैप लेते हैं, ये हम बताए थे आप लोग को। तो यहाँ पर -2 का कोई मीनिंग नहीं है, 2 इसका मैग्नीट्यूड है, तो 2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर कितना आ गया, 13 आएगा, फिर से आएगा। तो यहां हम यदि RB कैप डायरेक्ट लिखना चाहें तो RB वैक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ, बोलिए मॉड ऑफ RB वैक्टर कितना है, -2 आई कैप और +3 जे कैप, डिवीजन में कितना, रूट अंडर 13। तो RB वैक्टर का कैप यानी कि RB कैप जो निकल के आ रहा है वो -2 रूट अंडर 13 आई कैप और प्लस यहाँ पर 3/√13 जे कैप। यह आ गया RB वैक्टर का कैप। तो यहाँ पर हमें वो भी निकालना था, निकल गया ये हमारा यूनिट वैक्टर के टर्म में निकला, ये उसका मैग्नीट्यूड निकल गया, और ये वैक्टर के टर्म में निकल गया। RA वैक्टर में ये वैक्टर के टर्म में निकला, ये उसका मैग्नीट्यूड निकला, और ये उसका यूनिट वैक्टर के टर्म में निकला। दो हम लोग निकाल लिया, A और B निकाल लिया, C और D आप निकाल सकते हैं। तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर C और D निकाल के बताइए। और मन में कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए। और डाउट है, ठीक है, देखते हैं यहां पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लैंग्वेज लिखिए तो थोड़ा उससे फायदा होगा आपको। लिखिए, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, लिखिए अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -1, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मूव्स फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट -1, 2 to 2, 2. Find a particle moves from -1, 2 to 2, 2. Find the displacement covered
कवर्ड बाय द पार्टिकल। क्वेश्चन समझ में आया? किस कोऑर्डिनेट से चलना स्टार्ट किया पार्टिकल? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, -1, 2 से चलना स्टार्ट किया और कहां तक गया? 2, 2 तक। देखिए, डिस्प्लेसमेंट को पार्टिकल के पाथ से कोई मतलब नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ किससे मतलब होता है? 9th क्लास पढ़ चुके हैं ना आप लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि किस पाथ को फॉलो करते हुए आप गए। जैसे मैंने पढ़ाया था आप लोग को, मान लीजिए सपोज करें कि आपका घर आपके स्कूल से लगभग मान लीजिए 5 किलोमीटर पे है, सपोज करें। तो घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, तो आप मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं, या फिर आप अपना बाइक से जा रहे हैं, या फिर आप स्कूल के वैन से जा रहे हैं। तो आप जो रास्ता है बना हुआ उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। तो वो 5 किलोमीटर जो है वो रास्ता जो बना हुआ है उसको फॉलो करते गए, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो पाथ जो आपने ट्रेवल किया, समझिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। तो आपका घर और स्कूल का रास्ता मतलब ऐसे मान लीजिए गया हुआ है। तो ये जो रास्ता है ये आपने 5 किलोमीटर मेजर किया, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट रास्ता नहीं है, जो रास्ता बना हुआ है आपको घर से स्कूल जाने का वो रास्ता है, और उस रास्ते का लेंथ कितना है? 5 किलोमीटर। तो आप जब भी साइकिल से जाएं या बाइक से जाएं या स्कूल के वैन से जाएं, आप इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि इसके आसपास बिल्डिंग्स हैं, है ना। यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ा सपोज करो इको पार्क है, ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो आप डायरेक्ट तो ऐसे जा नहीं सकते, जा सकते हैं क्या? नहीं। तो आपके घर से स्कूल जाने का जो भी रास्ता है वो 5 किलोमीटर है, और आप वैन से या फिर अपने बाइक से जा रहे हैं तो आप उसी रास्ते को ट्रैवल करते जा रहे हैं। तो समझिएगा बात को ध्यान से, ये 5 किलोमीटर वो पाथ का लेंथ है। यदि उस पाथ पर आप ट्रैवल करते हुए घर से स्कूल गए तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर। अब यदि मान लीजिए सपोज करें कि आप बहुत अमीर हैं, आपके पास अपना हेलीकॉप्टर है, तो घर पे हेलीपैड होगा, जिसके पास हेलीकॉप्टर होगा उस घर पे हेलीपैड भी होगा। आप आराम से एकदम नाश्ता करते हुए जूस पिए, और उसके बाद अमीर आदमी नाश्ता करने के बाद जूस पीता है, तो जूस पिए आप। उसके बाद आपका बैग, ऑब्वियसली आप अमीर आदमी तो एक आपका आदमी है जो आपका बैग लेके जा रहा है, पीछे दूसरा वाटर बोतल लेके जा रहा है, ठीक है, और आपको कह रहा है कि आइए चलिए, ठीक है। आप ऊपर चढ़े, हेलीकॉप्टर स्टार्ट है, उसको ड्राइवर एकदम स्टार्ट किए हुए है उसको, आप गए, बैग है और आपका वाटर बोतल उसमें रखा गया, आप उसमें बैठ गए। तो वो हेलीकॉप्टर फील कीजिए, आपके पास अपना हेलीकॉप्टर है, डिस्प्लेसमेंट बाहर में जाए, पहले फील कीजिए। तो आप यहाँ से एकदम सीधे, हेलीकॉप्टर क्या वो 5 किलोमीटर वाला रास्ता से घूम घूम के जाएगा? ऐसे घुमाएगा नहीं, वो सीधे उठा, टेक ऑफ किया और सीधे। तो वो इको पार्क के ऊपर से, जो इको पार्क में सुबह सुबह जो गरीब आदमी है वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हालांकि गरीब आदमी एक्सरसाइज करता नहीं, कभी रिक्शा वाले को जॉगिंग करते हुए देखे? गरीब आदमी सबसे कोई मतलब नहीं, वो डायरेक्ट काम करता है। तो मान लीजिए इको पार्क में कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वो देख रहा है आपको, ठीक है। आपके यहाँ सरकारी बिल्डिंग से होते हुए सीधे हेलीकॉप्टर कहाँ पहुंचा है? स्कूल के हेलीपैड पर, ठीक। तो मान लीजिए सपोज करें कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर, ठीक है। तो बात की गहराई को समझिएगा, जो कि 9th क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे या आप नहीं ध्यान दिए होंगे। तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो गया यदि आप अपने हेलीकॉप्टर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 1 किलोमीटर। देखिए, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जो पाथ ट्रैवल करता है बॉडी ना, वो पाथ का लेंथ उसका डिस्टेंस कहलाता है। यदि वो पाथ शॉर्टेस्ट पाथ है तो डिस्टेंस उसके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, फिर उसको 5 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि आप इस पाथ को ऐसे ट्रैवल करते हुए आप यहां पहुंचे हैं, तो आपने डिस्टेंस कवर किया, जो एक्चुअल पाथ चले वो, तो एक्चुअल पाथ कितना चले? 5 किलोमीटर। और यहाँ यदि आप हेलीकॉप्टर से गए तो आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जो पाथ पर ऑब्जेक्ट चला, बॉडी चला, वो पाथ का लेंथ उसका डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर? अब यदि वो पाथ शॉर्टेस्ट पाथ है तो उस
वो शॉर्टेज पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट आम भाषा में कह दें तो डिस्प्लेसमेंट उसके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई थर्ड पाथ है ऐसे, तो ये मान लीजिए 6 किलोमीटर, तो यदि आप इस पाथ को ट्रैवल करते हुए जाते हैं तो आपका डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? आप कोई भी पाथ ट्रैवल कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर होगा। डिस्टेंस बदलेगा, ये पाथ ट्रैवल किए तो 5, ये पाथ ट्रैवल किए तो 6, और यदि शॉर्टेज पाथ ही ट्रैवल कर गए तो 1 किलोमीटर होगा। इस पर नीट पे 3 बार क्वेश्चन आया है, 3 बार, कि किस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात को आपको समझ के चलना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ यदि आपका एक्चुअल पाथ है तो आपका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यही मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि 3rd नंबर पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में फॉलो कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसके डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। उसमें भी कंडीशंस हैं, लेकिन बराबर हो जाएगा। ये बात समझ पाए आप? क्लियर हुआ? डिस्टेंस वैरी कर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वैरी नहीं कर सकता, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वैरी नहीं कर सकता। अब डायरेक्शन क्या होगा? ये तो आप देख रहे हैं, एरो हेड एक फिक्स डायरेक्शन है, और ये लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो डिस्टेंस के बराबर होगा ना। तो वेक्टर का एक फिक्स डायरेक्शन हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ किससे मतलब है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, बस इसी से मतलब है। इसीलिए आपको यहां इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दे रखा है। अब हम कोऑर्डिनेट के अनुसार चले, ध्यान से देखिएगा, यहां कोऑर्डिनेट के अनुसार चले हम, तो आप हमको बताइए कि -1, 2 कहां लाइक करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड में लाइक करेगा। तो सेकंड में मान लीजिए इस पोजीशन पे, ये पोजीशन -1, 2, और इसका नाम रख दे हम A। तो पार्टिकल इनिशियली यहां था, और कुछ देर के बाद वो कहां पहुंचा? 2, 2। तो ये पोजीशन होगा 2, 2। इस पोजीशन को हम B बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइंड होगा। पहला पोजीशन वेक्टर ये हुआ, ये हम लोग बोलेंगे RA, जो कि हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर RB। ये होगा R फाइनल और ये होगा R इनिशियल। तो आप समझ पा रहे हैं, ऑरिजिन से जब पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, ऑरिजिन से नहीं चलना स्टार्ट किया है, पार्टिकल जब चलना स्टार्ट किया, किस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया? A से। और A जो उसका इनिशियल पोजीशन है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? RA, जिसको RI बोल रहे हैं। तो हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ना। जब हमको कोऑर्डिनेट पता है तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या हम फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं? अरे हाँ या ना बोलिए। निकाल सकते हैं। कितना होगा? 2, 2 है। तो हम यदि इनिशियल पोजीशन वेक्टर अभी हम तुरंत सीखे हैं, RA बराबर हम जल्द से जल्द लिख सकते हैं क्या? बोलिए, -i + 2j। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। और यदि हम RB लिखना चाहें तो 2i + 2j लिख सकते हैं ना सर। अब हमको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, जो कि कैसे मिलेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? वो ऐसे होगा रिप्रेजेंट। तो आप फिर से याद कीजिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जो हम कल भी रिपीट किए थे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यदि हमको लिखना है, 2 वेक्टर हैं A और B, और हमको वेक्टर A - B लिखना है, तो एरो किसकी तरफ होगा? A की तरफ होगा। अब हमको ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, और इसका नाम हम डेल्टा R वेक्टर रखें। तो यहां पर इसका हेड किसके साथ मैच कर रहा है? तो RB - RA होगा, और यही क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होगा? इसका मतलब पार्टिकल यहां से यहां चला, तो ब्लैक कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये जो लेंथ है उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो ये डायरेक्शन को हम डेल्टा R लिख सकते हैं क्या? क्योंकि डेल्टा R वेक्टर का डायरेक्शन ही डेल्टा R का डायरेक्शन है। अब हम यहां पर डेल्टा R वेक्टर लिख रहे हैं, तो डेल्टा R वेक्टर बराबर RB
माइनस आर ए, आर बी कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप, आर ए कितना है माइनस में, तो यहाँ माइनस आई कैप और प्लस 2j कैप। अब यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3i कैप और प्लस 2 माइनस 2, ये 0j कैप हो जाएगा। बोले समझ में आया नहीं? होगा। तो 0j कैप नल वेक्टर यानी कि 3i कैप, डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा? कुछ समझ में आया? अब डेल्टा आर वेक्टर आ गया समझ में, क्या हुआ? फोन बजा, मैसेज आया? अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ध्यान रखिएगा, साइलेंट में रख लीजिएगा मोबाइल, हम तो ले ही कि नहीं आते हैं, समझे? आप लोग साइलेंट में कर लीजिए। देखिए यहां पर ध्यान से, अब यदि डेल्टा आर वेक्टर बराबर 3i कैप आया, तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट है ये समझना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का वाई एक्सिस में हुआ ही नहीं। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? सिर्फ एक्स एक्सिस में, सिर्फ आई कैप है ना। और आप ऐसे भी समझिए कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां भी y2 है और यहां भी y2 है, इसका मतलब y में चेंजेस आया ही नहीं। पार्टिकल किधर मूव किया? एक्स एक्सिस में मूव किया, ठीक है। और एक्स एक्सिस में मूव किया इस तरह से कि फाइनल माइनस इनिशियल करने पर उसको कितना मिला? 3। तो 3 उसका मैग्नीट्यूड हो गया और आई कैप उसका डायरेक्शन हो गया। समझ पाए? तो यहां पर यदि आपको डेल्टा आर कैप लेना होगा तो आप कितना लिखेंगे? डेल्टा आर कैप, तो सीधे सीधे आप लिखेंगे, इसको आप मान लीजिए डिवाइड भी कर दे, तो डेल्टा आर कैप बराबर आई कैप होगा। होगा? बोलिए, क्योंकि उसका, और यदि इसको आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल लीजिए, डेल्टा आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर कितना आया है, सॉरी डेल्टा आर वेक्टर यहां कितना आया है? डेल्टा आर वेक्टर 3i कैप आया है और उसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या होगा? 3 स्क्वायर, तो बराबर 3i कैप डिवीजन में 3, कैंसिल आउट होकर क्या आया? आई कैप। समझ पाए? तो यहां डेल्टा आर कैप बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ पाए मेरी बात को? इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, मन में मत रखिएगा, और कोई कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलिए, और जिनको कंफ्यूजन नहीं है वो लिखिए, तो पैर अंदर करो। ठीक है।